नमस्कार विद्यार्थियों, 2025 BSTC का शिक्षण अभिरुचि की हमारे क्लासेज चल रही थी MRG क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन। इस टॉपिक से आपके BSTC में 4 से 5 सवाल आते हैं। ये टॉपिक आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो संप्रेषण है ना, ये भी एक कौशल है, ये भी क्या एक स्किल है। संप्रेषण को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, और जो कम्युनिकेशन है ना, वो भी एक स्किल है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। जो आपके संप्रेषण है ना, जो कम्युनिकेशन है ना, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। जो आपके ये कम्युनिस्ट शब्द है ना, इसका अर्थ है समाचार देना। देखो, संप्रेषण को कहते हैं कम्युनिकेशन है, और जो ये कम्युनिकेशन है ना, ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिस शब्द का अर्थ है समाचार देना। उसी प्रकार हम कह सकते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन है या जो संप्रेषण है, इसका मतलब है सामान्य बनाना। कोई बात को क्या बनाना? सामान्य बनाना। संप्रेषण का या कम्युनिकेशन का हम सिंपल सा मतलब समझ सकते हैं कि अपनी बात को किसी दूसरे को सहज एवं सरल तरीके से समझाना। या हम ये कह सकते हैं कि अपने विचारों या अपनी बात को सहज एवं सरल तरीके से प्रकट करना ही कि श्रोता आसानी से ग्रहण कर सके, संप्रेषण कौशल कहलाता है। बात समझ आ गई? अब संप्रेषण के पक्ष क्या है? देखो, संप्रेषण में कौन शामिल होते हैं? एक होता है संप्रेषण, मतलब अपने विचार को किसी दूसरे तक क्या करना? भेजना, ठीक ना। एक होता है बोलने वाला, हम कह सकते हैं बोलने वाला। एक होता है सुनने वाला। जो बोलने वाला है उसको कहते हैं प्रेषक, जो सुनने वाला है उसको कहते हैं ग्राही, और जो बोलने वाला है उसको संप्रेषण करता, और जो सुनने वाला है जो ग्राही है उसको संप्रेषिती भी कहते हैं। संप्रेषण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के बिना संप्रेषण नहीं होता है। बिना माध्यम के संप्रेषण नहीं होगा। और जिस लहजे में, मतलब जिस अर्थ में जो बोलने वाला है ना, प्रेषक जिस अर्थ को अगले वाले को भेजना चाहता है, वो ही अर्थ संप्रेषण में पहुंचना चाहिए। इस मतलब संप्रेषण के अनेक तक नहीं होने चाहिए, मतलब अनेक अर्थ नहीं होना चाहिए। संप्रेषण सहज, सरल और समझने योग्य होना चाहिए। अब संप्रेषण की शुरुआत कैसे होते हैं? पहले विचार उत्पन्न होता है, विचार से संदेश बनता है, संदेश बनने के बाद जो प्रेषक है वो उसको भेजता है, और जो प्रसिद्धि है वो उसको ग्रहण करता है। संप्रेषण की क्या अवस्थाएं हैं? अब जो संप्रेषण है ना, वो हमारे शिक्षक का कार्य क्या होता है? शिक्षण। शिक्षक के कार्य में, यानी शिक्षण के कार्य में संप्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। संप्रेषण की 3 अवस्थाएं होती है। एक पूर्व अवस्था, यानी संप्रेषण होने की जो पहली अवस्था वो है पूर्व अवस्था। इस अवस्था शिक्षक कार्य करवाने के लिए स्वयं तैयारी या अध्ययन करता है। शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए, महत्वपूर्ण है। उसके बाद में संप्रेषण की अवस्था, इसमें क्या होता है? जो घर पे तैयारी करता है, पूर्व अवस्था की तैयारी करता है, उसके आधार पे वो शिक्षण कार्य करता है संप्रेषण की अवस्था में। मतलब शिक्षण के लिए संप्रेषण अति महत्वपूर्ण है। और संप्रेषण का मतलब है किसी बात को सामान्य बनाना, ठीक ना। और उत्तरावस्था क्या? पहले पूर्वावस्था जब वो तैयारी करता, फिर मध्य, मतलब एक है संप्रेषण की अवस्था जिसमें वो शिक्षण कार्य करवाता है। और जो उत्तरावस्था है ना, ये संप्रेषण की अंतिम अवस्था है। इसमें शिक्षक अपनी सफलता का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। उसके बाद में जो वास्तविक संप्रेषण क्या है? संप्रेषण वास्तविक होना चाहिए, यानी प्रेषक जो बात कहना चाहता है वे ही बात जो ग्रहण करने वाला है, प्रेषित है, उसके पास पहुंचे। प्रेषक जो बात प्रेषित को कहना चाहता है वह बात या संदेश उसी अर्थ सहित ग्राही को समझने आना वास्तविक संप्रेषण कहलाता है। जो ये बात इंपॉर्टेंट है, बातचीत, हाव भाव, मुद्रा, इच्छा, आकांक्षाएं भी संप्रेषण में शामिल होती हैं। अब संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के कुल क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक लिखित संप्रेषण होता है जिसमें जो प्रेषक है, यानी संदेश भेजने वाला लिखता है, और जो संदेश इसको लेना है वो क्या करता? पढ़ता है। इसका है क्या? उदाहरण पाठ्य पुस्तक,
ठीक, मतलब जिसको संदेश भेजना था उसने लिख दी और हम अब इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो है लिखित संप्रेषण। जो सबसे सरल संप्रेषण है ना, सबसे सरल संप्रेषण ये लिखित संप्रेषण ही है। अब बात करते हैं मौखिक संप्रेषण। इसमें जो प्रेषक है, जो प्रेषक मतलब संदेश भेजने वाला, और जो ग्राही है उसको कहते हैं प्रेषिती, मतलब संदेश ग्रहण करने वाला। जैसे वाद विवाद भाषण है। अब है संकेत संप्रेषण या सांकेतिक संप्रेषण। इसमें संकेत द्वारा संप्रेषण होता है, हाथ हिला करके, सिर हिला करके, अंगुलियों से, मतलब चेहरे के हाव भाव से ये संप्रेषण होता है। सबसे कठिन है ना सांकेतिक संप्रेषण होता है, और सबसे सरल लिखित संप्रेषण होता है। उसके बाद में है संप्रेषण की अवस्थाएं। संप्रेषण कला और विज्ञान है, और शिक्षण भी कला और विज्ञान है। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें मानवीय संबंध स्थापित होते हैं, महत्वपूर्ण है। संप्रेषण देखो जन्मजात नहीं होता है, इसे व्यक्ति समाज में रहकर क्या करता है, अर्जित करता है। और संप्रेषण कैसी है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ध्यान रखना है। संप्रेषण भी क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और मूल्यांकन भी उद्देश्यपूर्ण है। यह BSTC 2023 में प्रश्न था। और ये एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी जो कम्युनिकेशन है वो एक बाइपोलर प्रोसेस है। यानी एक इसमें क्या होता है, संदेश भेजने वाला प्रेषक होता है, एक संदेश ग्रहण करने वाला प्रेषिती या ग्राही होता है। एंडरसन एक मनोवैज्ञानिक थे। एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें परिपक्वता आवश्यक है। मतलब एक गतिशील गत्यात्मक प्रक्रिया संप्रेषण जिसमें परिपक्वता आवश्यक है। और अब आपको बताना है परिपक्वता और अधिगम के बीच में अंतर। यह मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था कि परिपक्वता क्या है और अधिगम क्या है। यह BSTC 2024 में प्रश्न था। संप्रेषण में सूचना सामग्री एवं विषय वस्तु शामिल होते हैं। अब देखो संप्रेषण चक्र क्या है, पहले विचार आता है जो भेजने वाला उसके माइंड में, उस भेजने वाले को कहते हैं प्रेषक। फिर वो संदेश भेजता है माध्यम के जरिए, संप्रेषण के लिए माध्यम आवश्यक है। और फिर वो ग्राही को भेजता है, ग्राही वापिस उसको मतलब फीडबैक देता है, मतलब प्रसारित करता है, और फिर वापिस उस प्रेषक को भेजता है। अब देखो संप्रेषण का उद्देश्य क्या है। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें यह संप्रेषण किया जाता है व्यवहार परिवर्तन हेतु, मतलब आपको हम पढ़ा रहे हैं आपके व्यवहार में परिवर्तन के लिए, प्रेरणा देने के लिए, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। अभी मैं आपको शिक्षण अभिरुचि क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपमें शिक्षण का जो कौशल है ना वो विकसित हो सके, उसमें कुछ इन क्लासों का भी योगदान होगा जो आपको MRG क्लासेस पर मिल रही है। अधिगम को अर्थपूर्ण यानी अर्थ से पूर्ण बनाने के लिए संप्रेषण होता है। अब देखो संप्रेषण का मतलब है सामान्य बनाना। जैसे अधिगम है ना, उसका मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, पर मैं आपको इस कक्षा में भी अधिगम का मतलब बता देता हूँ। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लेकिन केवल सीखना ही अधिगम नहीं है, सीख कर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना अधिगम है। एक बार BSTC 2024 या 23 में एक प्रश्न आया था कि आप कैसे पता करोगे कि बालक में अधिगम हुआ है, तो उस बालक में उसके व्यवहार के परिवर्तन को देखकर पता करेंगे कि उसमें अधिगम हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में देखिए फीडबैक या पृष्ठपोषण, ये क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रेषक है वो संदेश भेजता है माध्यम के थ्रू ग्राही को, फिर ग्राही वापस पढ़ करके जो रिप्लाई देता है वो होता है रेस्पॉन्स, या हम कह सकते हैं प्रतिपोषण, या हम कह सकते हैं फीडबैक चैनल। ग्राही द्वारा प्रेषक को प्रतिक्रिया या रेस्पॉन्स व्यक्त करना फीडबैक कहलाता है। संप्रेषण को प्रभावी कैसे बनाएं, कम्युनिकेशन स्किल है उसको अफेक्टिव कैसे बनाएं। संप्रेषण का मतलब तो पता है, सामान्य बनाना बात को, ठीक ना, अर्थ को समझाना, किसी को अपने विचार व्यक्त करना सहज एवं सरल तरीके से। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस। अब संप्रेषण को प्रभावी कैसे बनाएं, जो आपके कम्युनिकेशन है उसको अफेक्टिव कैसे बनाएं। संप्रेषण पूर्ण रूप से सुनियोजित हो, वे भाषा शैली अच्छी, वे प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। प्रजातांत्रिक मतलब
अच्छी होनी चाहिए। व्यक्तिगत वीरता पर ध्यान रखना चाहिए, यानी जो आपके पर्सनैलिटी डिफरेंस है उस पर फोकस होना चाहिए। समय व प्रेरणा का ध्यान रखना चाहिए। संप्रेषण प्रभावपूर्ण होना ही चाहिए जिसे लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और संप्रेषण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आप शिक्षक के रूप में संप्रेषण को प्रभावशाली कैसे बनाएंगे, ये भी आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना, अपनी जो भाषा ही है उसमें विद्वत्ता और ज्ञान भंडार में वृद्धि करनी है, जिससे आप संप्रेषण को प्रभावी बना सकेंगे। और शिक्षक को निरंतर अध्ययनशील रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप बीएसटीसी के लिए पढ़ लो, फिर आप मुख्य अध्यापक जो भर्ती है उसके लिए पढ़ लो, फिर लग जाओ, फिर आप पढ़ो ही नहीं। आपको निरंतर अध्ययनशील रहना चाहिए। आपको कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को अपनी जो मनो शारीरिक है, यानी मन और शारीरिक दिशा पर ध्यान रखना चाहिए। आपका मन क्लास में होना चाहिए, शरीर आपका साथ देना चाहिए, ठीक ना, पढ़ाने के लिए। शिक्षक के संप्रेषण में उद्देश्य प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए कि मैं इनको अधिगम करवा दूंगा, और अगर आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाए, यहाँ है उद्देश्य पूर्ण होने पर आत्मसंतोष प्राप्त होना चाहिए। शिक्षक को उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम्य पढ़ाना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि आपका कक्षा में पढ़ाना का उद्देश्य है वो पूर्ण हो गया है, इससे आपको क्या होगा? आत्मसंतोष की प्राप्ति होगी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए, जिससे उनका जो अपने आसपास का वातावरण है उससे वो समझने में आसानी होगी। पढ़ाते समय छात्रों को अपनी बात रखने का जो अधिकार है वो देना चाहिए, यानी अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो देना चाहिए। जो एक्सप्रेशंस है उनका जो अधिकार देना चाहिए। अब संप्रेषण के प्रकार एक बार देख रहे हैं। संप्रेषण के दो रूप से प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं माध्यम के आधार पर प्रकार, एक होते हैं संदेश प्रवाह के आधार पर। पहले समझते हैं माध्यम। देखो, मैंने कहा संप्रेषण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, वो शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। शाब्दिक में लिखित और मौखिक होते हैं। शाब्दिक में क्या? लिखित और मौखिक होते हैं। और जो अशाब्दिक है वो सांकेतिक है। जो आपके अशाब्दिक है ना, ये होते हैं अनपढ़ लोगों और जो शिक्षित लोग हैं उन दोनों के लिए, और जो शाब्दिक हैं वो शिक्षित लोगों के लिए भी है। और शाब्दिक में जो मौखिक है उसको तो वैसे कोई कर सकता है, शिक्षित और लिखित, मतलब शिक्षित और अशिक्षित, क्योंकि जो मौखिक तो मात्र भाषा में भी हो सकता है। आपको इतना याद रखना है भाई, माध्यम के आधार पर मतलब है ना, एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। शाब्दिक मतलब लिखित और मौखिक, और अशाब्दिक मतलब सांकेतिक। अब है संदेश प्रवाह के आधार पर। संदेश प्रवाह मतलब संदेश को भेजने के आधार पर। ये 3 प्रकार का होता है। एक तो ध्यान रखो समतल मतलब समान स्तर के जो अधिकारी हैं उनका संप्रेषण, जैसे मास्टर से मास्टर का संप्रेषण समतल हो गया। स्कूल के मास्टरों के बीच में जो संप्रेषण है वो है समतल संप्रेषण। एक है आपकी क्या है? अधोगामी संप्रेषण। जो आपके ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं वो संप्रेषण करते हैं किसके साथ में? वो मतलब आदेश भेजते हैं स्कूल के हेडमास्टर को। तो ये क्या हो गया? अधोगामी संप्रेषण हो गए। यानी जो आपके ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वो उच्च अधिकारी हैं, वो निम्न अधिकारी को आदेश देते हैं, ये अधोगामी संप्रेषण है। और जो ऊर्ध्वगामी क्या है? फिर हेडमास्टर वापिस क्या है ना, उनको सुझाव देता है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को। यह है ऊर्ध्वगामी, यानी निम्न अधिकारी से उच्च अधिकारी को सुझाव देना क्या है? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण है। और समतल मतलब समान स्तर के अधिकारियों के बीच संप्रेषण। और ये मैंने बताया था सबसे सरल संप्रेषण है लिखित, सबसे कठिन है आपके सांकेतिक संप्रेषण। ये 2 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण, एक है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण और एक है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। यह है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण का मतलब है व्यक्ति द्वारा स्वयं के विचारों और भावों को समझना, खुद में खोए रहना, खुद के विचारों और भावों को समझना, यह है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। और एक है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावों को समझना, यह अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। मतलब अंत्य का मतलब है खुद के अंदर, और अंतर मतलब है दूसरों के साथ। समझ गए? अब एक संप्रेषण होता है एक मार्गी,
एक मार्गी मतलब एक का मतलब है एक मार्ग मतलब एक मार्ग वाला, एक दिशा वाला संप्रेषण, ठीक ना। जैसे शिक्षक छात्रों को आदेश देता है, ये एक मार्गी, और एक जो है द्विमार्गी संप्रेषण, यानी जो दोनों दिशाओं में होता है। शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछता है और छात्र उसका उत्तर देते हैं, ये कैसा संप्रेषण है? द्विमार्गी संप्रेषण है। ये जो द्विमार्गी है वो मतलब पढ़ाई के लिए अच्छा है, और जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। अब है आपके संप्रेषण के सिद्धांत। एक संप्रेषण स्पष्ट होना चाहिए, समन्वय व्यवस्थित का सिद्धांत, यह समायोजन कह सकते हैं। अब मतलब शिक्षक और छात्र के संप्रेषण मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपस में समझ आना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, समझ गए। संतुलन का सिद्धांत वैधता यानी मान्य होना चाहिए, और विश्वसनीयता का सिद्धांत विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आपके दो संप्रेषण के नाम पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। संप्रेषण की बाधाएं क्या, यहाँ से भी प्रश्न आता है। देखो, संप्रेषण की सफलता में आने वाली रुकावट या अवरोध है, उसको संप्रेषण की बाधाएं कहते हैं। और ग्राही में प्रेषक अयोग्य होने पर भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। जिसको आप भेज रहे हो वो सही से समझ नहीं पा रहा है तो भी आपके हो सकती है बाधा उत्पन्न। देखो, जो प्रेषक है, प्रेषक मतलब संदेश को भेजने वाला, और जो प्रेषिती है मतलब ग्रहण करने वाला। अब है एक, मैंने कहा संप्रेषण में माध्यम की आवश्यकता होगी, लेकिन जब माध्यम ही नहीं है, माध्यम के अभाव में संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। एक होती भौतिक बाधा। क्या है भौतिक बाधा? भौतिक मतलब फिजिकल, मतलब आपके वातावरण से जो उत्पन्न बाधा है ना, वो भौतिक बाधा है। जो फिजिकल डिस्टर्बेंसेज है, जैसे प्रसारण संबंधी यंत्रों में खराबी। जैसे आप क्लास में ज़्यादा बच्चे तो आपके पास माइक होगा, तो माइक में खराबी आना, शोर करने, क्लास में शोर कर रहे हैं, पास में डीजे बज रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वातावरण। और आपके जैसे दूरी है, आप अध्यापक है ना, क्या कर रहा है, आगे पढ़ा रहा है, सबसे लास्ट में बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, थोड़ा मतलब संप्रेषण में उसके पास पहुंचने में, उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। अब ये भाषा संबंधी बाधा, इसमें क्या होता है, कभी कभी उच्चारण गलत हो जाए, कभी अस्पष्ट हो जाए, कभी चबाकर बोलते हैं, अनावश्यक शब्द हकलाना, तुतलाना, हकलाना मतलब अटक कर, और तुतलाना मतलब जीभ में कुछ में। शारीरिक और मानसिक समस्याएं, है ना। अब देखो, अब है मनोविज्ञान जो संबंधी है ना, वो भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। क्या है देखियो, एक तो ज़्यादा जिज्ञासा है ना, मेरे को पढ़ाने की जिज्ञासा थी, मान लो जिज्ञासा बहुत है कि मैं आज संप्रेषण को पढ़ा दूंगा, तो मैं थोड़ा मतलब मास्टर थोड़ा अकला जाए, थोड़ा मतलब उसमें ज़्यादा जिज्ञासा होगी, आज तो बच्चों को पूरी तरीके से संप्रेषण समझा देंगे, फिर उसकी शब्द ही अटक अटक के निकले। ये उसी को पता होता है जो उसने संप्रेषण किया होता है, उनको नहीं पता जो बाहर बैठ के कहते हैं ये तो सही से नहीं बता पा रहे। ऐसा नहीं भाई, ये जिज्ञासा है, ठीक ना। और अरुचि हो जाए, रुचि नहीं है भाई, मेरे को संप्रेषण पढ़ा के तो रुचि नहीं है, तो कैसे आप समझ पाओगे? रुचि है तभी आप समझ रहे हो। अब पूर्वाग्रह, मान लो कक्षा में मास्टर जा रहा है, वो मास्टर कह दे यार ये टॉपिक मैं पढ़ा ही नहीं सकता, तो फिर वो कैसे पढ़ा सकता है? पहले ही धारणा बना ले, पहले ही आप धारणा बना लो कि भाई सिलेक्शन नहीं होगा, तो कैसे होगा सिलेक्शन? भाई सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से चिंता, ये भी आपके कारण हो सकती है संप्रेषण की बाधा का। तो ये हमने संप्रेषण टॉपिक समझ लिया है। और भी हमने लगभग शिक्षण अभिरुचि का 2 टॉपिक बाकी रहे, एक तो वो सामाजिक जो संवेदनशीलता वो वाला टॉपिक, और एक आपके लीडरशिप नेतृत्व वाला टॉपिक। बाकी मैंने कंप्लीट शिक्षण अभिरुचि का कोर्स करा दिया है, और लगभग मार्च में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और 1 जून को आपको BSTC 2025 का एग्ज़ाम है। आपको एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप मेहनत करो। और बाकी शिक्षण अभिरुचि में प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। और राजस्थान जी के बाकी के लिए मैंने आपको सोर्स बता दिए, आपको कहाँ से पढ़ना है। देखो, पढ़ना आप ही को पड़ेगा, ठीक ना, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। जो शिक्षक होता है ना, वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। लो, ये भी बन गया एक सवाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।